वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक आदमी के फोन पे कॉल आता है, लेकिन कॉल कर रही है एक लड़की जो मर चुकी है। अब ये कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हो ना आप। हो सकता है अगर वो पास्ट से कॉल कर रही हो। जी हाँ, वो लड़की पास्ट से ही कॉल कर रही है। अब इस आदमी को पास्ट में कुछ बदलाव करके उस बच्चे को बचाने का एक चांस मिलता है, लेकिन पास्ट को बदलना उतना आसान नहीं होता, और अगर बदल भी दिया तो उससे फ्यूचर पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो क्या उस आदमी ने पास्ट को मैनिपुलेट करके उस बच्चे को बचाया या नहीं, फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ा, यही सब दिखाया गया इस माइंड बेंडिंग साईफाई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर में, जिसका नाम है डोंट लेट गो। तो कहानी की शुरुआत में एश्ले नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो स्कूल के बाद अपने पापा का वेट कर रही होती है, लेकिन उसके पापा उसे पिकअप करने नहीं आते और वो तुरंत अपने चाचा जैक को कॉल करती है, जो कि एक पुलिस डिटेक्टिव है। जैक उसका कॉल देखकर तुरंत अटेंड करता है, तो एश्ले कहती कि पापा फिर मुझे पिकअप करना भूल गए, आप ही कुछ करिए ना, आप ही आ जाओ। तो जैक भी उसे पिकअप करने चला जाता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना वगैरह खरीद कर देता है। वैसे जैक की बात करूं तो उसका अपना कोई परिवार नहीं है दोस्तों, लेकिन वो एश्ली को ही अपनी बेटी की तरह मानता है। एश्ले कहती कि चाचू, मुझे लगता है पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, वरना हमेशा वो मुझे पिकअप करना भूल क्यों जाते हैं। तो जैक उसको समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं है, वो जरूर किसी काम में बिजी होंगे। अगले ही दिन जैक काम में बिजी होता है और तब फिर एश्ले का कॉल आता है। जैक कॉल अटेंड करता है तो वो अपना मस्त ड्राइंग करते हुए आज स्कूल में हुई सारी बातें उसे बताने लग जाती है। तो जैक काम करते करते अच्छा, ओके ओके ऐसी आवाजें करता है। मतलब वो सिर्फ सुन रहा है पर काम वो अपने कर रहा है। मतलब वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलती जाओ, पर बेचारे को काम भी तो करना है ना, काम पे ध्यान होता है, सुन वो उसकी राह होता है। तो एश्ले नाराज हो जाती कि क्या चाचू आप भी कुछ कहेंगे नहीं क्या, ये हूँ क्या करते रहेंगे। तो जैक कहता है कि अरे माफ कर देना बेटा, वो क्या है ना, मैं काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तो वो कहती कि अगर बिजी हो तो पहले बता देते ना, मैं आपको परेशान थोड़ी करती। कहकर वो कॉल काट देती है। जैक के लिए तो एश्ले उसकी लाडली बेटी जैसी है, और वो जब भी कॉल करती है तो जैक से इग्नोर नहीं किया जा सकता, हमेशा उसका कॉल अटेंड करना होता है उसको। और अगले सीन में जैक स्टेशन में कोई काम कर रहा होता है, तो फिर से एश्ले का कॉल आ जाता है। इस बार जैक सोचता है कि न जाने आज ये क्या क्या सुनाएगी मुझे। कॉल अटेंड करता है वो, तो एश्ले चिल्लाती कि चाचू क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, प्लीज मुझे बचा लो। इतने में कॉल कट हो जाती है। अब पहले तो इसको लगता है कि बच्ची मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन उसको घबराहट भी होती, न जाने एश्ले को क्या हुआ होगा। तुरंत जाता है वो घर, यानी अपने भाई गैरेट के घर। एश्ले के पिता का नाम है गैरेट। वो दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई खोलता नहीं। पर दरवाजा खुला ही होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई घर पे है ही नहीं। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि गैरेट की वाइफ सुजैन मरी पड़ी हुई है। अब जैक को बड़ी टेंशन हो जाती है। तुरंत गन निकालकर और अंदर जाता है तो देखता है कि उनका डॉग भी मरा पड़ा हुआ है, दोनों को किसी ने शूट कर दिया। बेडरूम में गैरेट भी मरा पड़ा हुआ है और जैक के तो हाथ पांव कांप जाते हैं। वो देखता है कि वहां पर एक बॉक्स में नशीला पदार्थ भरा हुआ है। दरअसल गैरेट पास्ट में नशीले पदार्थ का डीलर हुआ करता था, लेकिन उसने जैक को बताया था कि उसने वो काम छोड़ दिया और वो कोई दूसरा काम कर रहा है। लेकिन अब जैक को ये लगता है कि शायद भैया ने मुझसे ये चीजें झूठ बोली, उन्होंने बिजनेस नहीं छोड़ा था इस नशीली चीज का। मतलब इस नशीले पदार्थ की वजह से किसी दूसरे गैंग से उनकी लड़ाई हुई होगी और उस गैंग ने गैरेट और उसकी वाइफ को खत्म कर दिया होगा। जैक को अब भी विश्वास है कि एश्ले को कुछ नहीं हुआ होगा, वो सेफ होगी, किसी तरह बच गई होगी। तो वो पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर आखिर में बाथरूम जाता है, तो वहां देखता है दरिंदों ने एश्ले को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, बाथटब में मार डाला है उसको। जैक की धड़कन जैसे कुछ देर के लिए रुक जाती है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। गैरेट और उसका परिवार ही जैक के लिए सब कुछ थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी नहीं बचा और इस वजह से जैक इमोशनली टूट जाता है दोस्तों। फिर उन सभी का फ्यूनरल होता है। कार में जैक अपने डिटेक्टिव पार्टनर बॉबी से कहता है कि यार मुझे अपने भाई को रोकना चाहिए था, उस पर और कड़ी नजर रखनी चाहिए थी ताकि वो ये नशीली चीजों का बिजनेस ना करता, लेकिन मैं डिटेक्टिव होकर भी कुछ कर नहीं पाया और मेरी नाकामी है कि मेरे भाई का परिवार इस तरह खत्म हो गया। मेरी बच्ची एश्ले वो भी नहीं रही। तो बॉबी उसको समझाता है कि देखो तुम खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे परिवार को खत्म कर देने वाले उस खतरनाक गैंग का हमें पता लगाकर उनका खात्मा करना होगा। फिलहाल एक काम करो, कुछ दिन आराम करो, मैं इस केस को देखता हूँ। जैक भी घर जाता है, लेकिन उसे आराम कैसे आता है यार, इतने सारे लोग एकदम से मर गए परिवार के। वो फोन पे एश्ले की भेजी हुई वीडियोस देखने लग जाता है, क्योंकि एश्ले दिन में कम से कम 5 बार उसे कॉल करके कुछ न कुछ बोलती रहती थी और इस तरह जैक उसे बहुत ही मिस करता है। फिर वो फोन को साइड में रखकर अपने दुख को हजम करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे आता है कॉल और देखकर वो शॉक, क्योंकि एश्ले के नंबर से कॉल आ रहा है। उसे अटेंड करने से पहले वो कट हो जाता है। वैसे जैक फिर से नंबर को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। अब वो तुरंत अपने डिपार्टमेंट में जाकर एश्ले के फोन के बारे में पूछता है, तो पता चलता है कि एश्ले का फोन उसके घर पे पड़ा हुआ है। पुलिस किसी एविडेंस को यहाँ नहीं लाई। तो जैक एश्ले के घर जाकर बाथरूम में देखता है तो उसका फोन वहीं पे पड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह से वो टूटा हुआ है और काम नहीं कर रहा। तो इस फोन से कॉल कैसे कर सकता है कोई।
तभी दोबारा से एशले के नंबर से जैक को कॉल आता है। उसे अटेंड करने के बाद दोस्तों जैक को कोई अजीब सा इलेक्ट्रिकल साउंड सुनाई देता है और फिर जैक की बातें इको में होती हैं। फिर उसे कॉल में एशले की आवाज आती है जो कि जैक को चौकन्ना कर देती है दोस्तों। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? जैक पूछता है कौन बोल रहा है? उस तरफ से एशले की आवाज में जवाब आता है कि अरे और कौन, मैं हूँ चाचू। तो जैक के कुछ समझ में नहीं आता, मतलब वो सोचता है सच ये क्या है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कहीं मेरा कोई वहम तो नहीं। तो एशले कहती है कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? शुक्र है अब तो उठा लिया, ठीक है मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी, कहकर वो कॉल काट देती है। और जैक सच में यार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती। फिर से उसे एशले का कॉल आता है और कुछ बातें करने लगती है वो। जैक कहता है ये सब तो तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो। एशले कहती मैं तो पहली बार आपको ये सब बता रही हूँ चाचू। अरे ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम हो कहाँ पे अभी? अरे और कहाँ होंगे, घर पे हूँ, अपने बेडरूम में हूँ। तो जैक बिना कॉल कट किए एशले के घर पे जाता है। गैरेट परिवार के कत्ल के बाद पुलिस ने घर को सील करके रखा हुआ था और वहाँ कोई नहीं है, लेकिन एशले फोन पे कह रही है कि वो अपने बेडरूम में। ये कैसे यार पॉसिबल हो सकता है? जैक का दिमाग खराब। घर के पास एक गराज है जिसके अंदर दोस्तों एक स्प्रे पेंट कैन है। तो जैक एशले से कहता है कि अगर तुम सच में अपने बेडरूम में हो तो बाहर गराज में आओ, वहाँ एक स्प्रे पेंट कैन होगा, उससे तुम दरवाजे पे एक्स मार्क ड्रॉ करो। पर मैं ये सब क्यों करूं चाचू? अरे बेटा ये गेम है, तुम बस करो, फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, कहकर जैक अपनी कार में बैठ जाता है। लेकिन ना तो कोई घर से निकलता है और ना ही गराज का दरवाजा खुलता है। जैक को अब यकीन हो जाता है कि जरूर मैं पागल हो चुका हूँ, ये फालतू की वहम हो रही है मुझे, ये सब मेरा इमेजिनेशन है। वो फिर से गराज का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो न जाने क्यों उसे गराज में एशले का प्रेजेंस फील होता है। बस फील होता है, असल में वो नहीं आई थी। वो झट से मुड़कर देखता है तो गराज के दरवाजे पे एक बड़ा एक्स मार्क होता है जो कि अभी कुछ देर पहले नहीं था। अब जैक का सर फट जाता है। वो बाहर जाकर एक न्यूज़पेपर निकालता है जो कि जून 29 का पेपर है। गैरेट परिवार का कत्ल हुआ था जून 28 को और ये उसके अगले दिन का पेपर है। वो कॉल पर एशले से कहता है कि आज का डेट क्या है बेटा? अरे चाचू आपको हो क्या गया है, आपको नहीं पता कि डिटेक्टिव होके? अरे आज जून 25 है। और इस पॉइंट पर जैक को रियलाइज होता है कि एशले पास्ट से कुछ उसके साथ कांटेक्ट कर रही है, यानी जून 25 में वो है अभी फिलहाल, मतलब कत्ल के 3 दिन पहले। और इसीलिए पास्ट से जब एशले ने दरवाजे पे एक्स मार्क ड्रॉ किया तो वो जैक को नजर आ गया। और यहाँ पर हमें जून 25 की एशले को दिखाते हैं जो कि एक्स मार्क को ड्रॉ करके गराज में आई थी। और वो गराज से जैक को बताती है कि चाचू पापा किसी से बात कर रहे हैं, उस आदमी के पास ना एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार है। और जैक अपने दिमाग पे जोर डालता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये उस गैंग का लीडर होगा या कोई बहुत बड़ा उसी गैंग का होगा जिसके साथ गैरेट की कोई डीलिंग हुई है। और हो सकता है बाद में इसी गैंग के साथ गैरेट की कोई अनबन हुई होगी और उन्होंने फिर गैरेट को मार दिया। तो जैक कहता है कि बेटा क्या तुम उस आदमी को देख पा रही हो? वो कहती नहीं, लेकिन वो एक व्हाइट कलर स्पोर्ट्स कार में आया है, बस वही मुझे दिख रहा है। तो जैक घर के अंदर जाता है और वहाँ गैरेट की डायरी में लिखा होता है टॉक टू जॉर्ज। अब जैक पास्ट की एशले से कहता है क्या तुम बेटा जॉर्ज नाम के किसी आदमी को जानती हो? अरे नहीं चाचू, मैं इस नाम के किसी को भी नहीं जानती। अब माँ मुझे बुला रही है, मैं बाद में आपसे बात करूंगी, कहकर वो कॉल कट करके चली जाती है। एशले को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके कॉल्स फ्यूचर के जैक से कनेक्ट हो रहे हैं, पर जैक तो जानता है कि एशले पास्ट से उससे बातें कर रही है। अब जैक के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना पास्ट की एशले को अलर्ट करके उससे बचा लिया जाए, उसके कत्ल को रोक दिया जाए। जैक ऑफिस में बैठा बैठा कैलकुलेट करने लग जाता है कि एशले ने उसके टाइमलाइन के हिसाब से 25 को कॉल किया था। आज अगला दिन है, मतलब अब सिर्फ। तभी जैक का डिपार्टमेंट चीफ हावर्ड आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे ये क्या क्या लिख रहे हो बच्चों की तरह? जैक कोई बहाना बना देता है, कहता है कि वो कत्ल के पहले से लेकर अभी तक की टाइमलाइन को कैलकुलेट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। पास्ट में एशले अपने पापा गैरेट की कुछ डायरीज देखती है और जॉर्ज के बारे में जानने की कोशिश करती है क्योंकि जैक ने उसको जॉर्ज के बारे में पूछा था ना। और यहाँ प्रेजेंट में हावर्ड जैक के चिपकाए हुए कुछ नोट्स देखता है। और दोस्तों गैरेट ने डायरी में लिखा था टॉक टू जॉर्ज। उसको देखकर हावर्ड पूछता है ये क्या है भाई? जैक कहता है कि ये मेरे भाई ने अपनी डायरी में लिखा था, हमें पता लगाना है कि ये जॉर्ज है कौन। इस पर हावर्ड कहता है कि तुम जॉर्ज का पीछा छोड़ दो, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, एक बहुत ही बड़े माफिया का किंग पिन है वो। आज तक किसी ने उसको नहीं पकड़ा ना देखा। एक बार पता है एक आदमी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैंने जॉर्ज को देखा है, उसने ये बात बोली, लेकिन अगले दिन पता चला उसका खात्मा हो चुका है। एक बात का ध्यान रखो जैक, ये जॉर्ज कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है जिसे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रही है, बल्कि वो एक ऐसा पावरफुल माफिया का किंग पिन है ना जिससे हमारा डिपार्टमेंट डरता रहता है हमेशा। इसलिए काम करो, इस मामले को छोड़ दो, घर जाके आराम करो। जैक घर तो चला जाता है और वो जान चुका है दोस्तों कि अब डिपार्टमेंट में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा केस में सिवाय बॉबी के। तो वो बॉबी को क्राइम सीन पे लिए गए कुछ फोटोज दिखाता है। कहता है कि यहाँ जो शराब की बोतल देख रहे हो, इस ब्रांड की शराब मेरा भाई नहीं पीता था, फिर ये यहाँ पे कैसे आया? जरूर कातिल ने इसे यहाँ पे रखा होगा और ऐसी सेटिंग की जिससे ये लगे कि मेरे भाई ने शराब पी थी और नशे में उसने अपनी बेटी और पत्नी का कत्ल कर दिया। देख यार, हमें कैसे भी करके उस जॉर्ज का पता लगाना है, बस तभी जाकर असलियत का पता चलेगा। तभी पास्ट से एशले का आता है कॉल
और जैक बॉबी से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलूंगा तुझसे। फिर वो अकेले में जाकर एशले से बात करता है। एशले अपने डॉग को वॉकिंग पे लेके जा रही है, कॉल कर रही है इस वक्त। वो कहती है पापा ने उस जॉर्ज का एड्रेस एक जगह पे लिखा है। जैक कहता है वेरी गुड बेटा, अब जल्दी से मुझे वो एड्रेस बताओ। एशले कहती है फोन पर क्यों, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ी हूँ, डायरेक्टली आपको बता दूंगी, जरा दरवाजा खोलिए। अब जैक की दुविधा हो जाती है क्योंकि जैक तो फ्यूचर से बोल रहा है ना। अगर एशले पास्ट के जैक को जाकर एड्रेस बताएगी तो वो तो कंफ्यूज होगा ना, बोलेगा कौन सा एड्रेस, मैंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो तो ये भी नहीं जानता जॉर्ज कौन है। यही सोचेगा ना वो कि ये मुझे जॉर्ज का एड्रेस क्यों दे रही है, क्या हो गया। तो इसीलिए जैक कहता है, फ्यूचर वाला जैक अपना, कि नहीं एशले बेटा, अगर तुम मेरे घर आई तो जॉर्ज को शक हो जाएगा और वो तुम्हारी जान भी ले सकता है, तुम्हारी जान को खतरा होगा, इसीलिए कुछ दिनों तक सिर्फ हम फोन पे बात करेंगे, तुम जल्दी से अपने घर जाओ, जाओ सेफ रहो। अब एशले जैक को फोन पर जॉर्ज का एड्रेस बता देती है और फिर घर चली जाती है। प्रेजेंट में दोस्तों जैक उस एड्रेस पे जाता है, लेकिन वहाँ पे बड़ा सा ताला लगा होता है और पता चलता है कि बैंक ने उस घर को जब्त कर लिया है और अब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। जैक बाहर आता है तो ढेरों मेल्स पड़े होते हैं। अब वो उन मेल्स को चेक कर रहा होता है तो एक कार बड़ी तेजी से आती है और अंदर से फायरिंग की जाती है। जैक तो जल्दी से कार के पीछे पड़ जाता है। अब वो गैंग तो फायर करके चला जाता है तो जैक अपने कार में चढ़ने जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उस गैंग का फायर किया हुआ एक बुलेट उसके पेट में लग गया, बहुत खून निकल रहा है। पर जैक सीधे हॉस्पिटल जाने के बजाय अपने स्टेशन जाता है। सब कहते हैं क्या हो गया जैक, जल्दी हॉस्पिटल चलो, लेकिन जैक कहता है नहीं, मुझे बहुत काम है। कहकर वो जाता है एविडेंस रूम में, जहां नशीले पदार्थ का वो बॉक्स रखा हुआ है जो कि इनको गैरेट के घर में मिला था। उस पर एक डिलीवरी डेट लिखी होती है और इस डेट के हिसाब से दोस्तों अभी तक ये जो बॉक्स है ना, ये पास्ट में गैरेट के घर में डिलीवर हो चुका था, जिसे गैरेट ने बेड के नीचे रख दिया था। और फिर से एशले का आता है कॉल तो जैक खून बहाते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन उससे चला भी नहीं जाता, गिर पड़ता है बेचारा। उसी हालात में वो एशले से कहता है कि बेटा तुम जल्दी से 911 को कॉल कर दो, तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा के बेड के नीचे एक बॉक्स है, उसमें नशीला पदार्थ भरा हुआ है, तुम उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। इसी के साथ कॉल होती है कट। अब जैक यहाँ हो जाता है बेहोश तो उसके साथ वाले उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन पास्ट में एशले बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि चाचू मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं। असलियत जानने के लिए वो पास्ट के जैक से मिलने चली ही जाती है, जबकि उसको मना किया था। जैक दरवाजा खोलता है तो एशले कहती है आपने ऐसा क्यों कहा चाचू। जैक कहता है बेटा क्या कह दिया मैंने, अरे मजाक मत करो चाचू, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्या आप नहीं जानते कितना खतरनाक हो सकता है। अरे एशले ये क्या बिना सर पैर की बातें कर रही हो, मैंने क्या कहा और तुम क्या कह रही हो, तुम आई क्यों प्लीज बताओ। अच्छा तो ये कोई तुम्हारा गेम है क्या एशले, देखो ये कोई खेल नहीं है चाचू, और आपकी हरकतें मुझे अजीब लग रही हैं। इस तरह नाराज होकर वो चली जाती है और पास्ट का जैक बड़ा कंफ्यूज होता है कि मैंने इसको क्या बोला, ये क्यों आई, क्या बातें कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एशले तो घर लौट आती है और तब वो अपने माँ और पापा के बेड के नीचे एक बॉक्स देखती है और तब एशले को लगने लग जाता है कि शायद जैसा चाचू कह रहे थे सच में इस बॉक्स के अंदर नशीला पदार्थ है। वो चुपचाप बाहर आकर 911 को कॉल करके पुलिस डिपार्टमेंट से कनेक्ट करने को कह देती है और उन्हें बता देती है कि मेरे घर में नशीला पदार्थ का बॉक्स रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक बात समझना जरूरी है कि ओरिजिनल पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब ओरिजिनल पास्ट में क्या हुआ था, सब बढ़िया चल रहा था स्मूथ, लेकिन अब जो पास्ट चेंज हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एशले ने पुलिस को कॉल करके बता दिया। क्योंकि आपको पता है ना फ्यूचर की जैक की बातें सुनकर पास्ट की एशले ने पुलिस को कॉल करके सब बता दिया, समझ गए ना आप। इसी वजह से टाइमलाइन में कुछ बदलाव आते हैं। फ्यूचर का जैक जिसके पेट में गोली लगी थी उसकी मेमोरीज बदल जाती हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन में एशले और उसका परिवार मारा गया था और एशले बाथटब में मरी पड़ी थी, लेकिन इस टाइमलाइन में एशले अपने बेडरूम में मरी पड़ी होती है। तो जैक के दिमाग में इस बदले हुए टाइमलाइन की मेमोरीज आ जाती है अपने आप ही, ठीक है। यानी कि अब उसके दिमाग में क्या है कि एशले बेडरूम में मरी। और तो और टाइमलाइन की चेंज होने की वजह से जैक के पेट में गोली नहीं लगी है, बल्कि वो बॉबी के साथ पेट्रोलिंग कर रहा है। तो जैक एक न्यूज़पेपर उठाकर देखता है। असल में एशले का कत्ल जून 28 को हुआ था, लेकिन क्योंकि अब पास्ट की एशले ने पुलिस को कॉल करके टाइमलाइन में बदलाव कर दिया, तो अब उसका परिवार 28 के बजाय 27 को मारा जाता है, यानी एक दिन पहले ही। मतलब इस बार जैक फिर से अपने परिवार को बचा नहीं पाया। बड़ा दुख होता है उसको और परेशानी में अचानक चिल्लाने लग जाता है। बॉबी कहता है क्या हो गया भाई, ठीक तो है ना। तो जैक कहता है कि यार मैं अपने परिवार के कत्ल के बारे में सोच रहा था, बस उसी की यादें आ गई। अच्छा क्या एशले ने पुलिस को कॉल करके कह दिया था कि उनके घर में नशीला पदार्थ रखा हुआ है। हाँ कहा तो था, लेकिन जब हमने उसके घर की तलाशी ली तब हमें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद उन तीनों का इतने घिनौने तरीके से कत्ल हुआ। इस तरह वो इस केस की जांच कर रहे होते हैं। उन्हें दोस्तों एशले का एक बैग भी मिलता है जो कि गीला है और वो भी एशले के घर में ही पाया गया था। जैक एशले के घर जाता है तो दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा होल होता है और जहाँ पे एशले का कत्ल हुआ था वहाँ की खिड़की टूटी हुई है। एशले ने उसी के जरिए बचने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कातिल ने उसे मार डाला। ये सब देखकर जैक का तो और भी दिमाग खराब हो जाता है, उसका दुख और बढ़ जाता है। अब पता चलता है पास्ट में हुआ क्या था, मतलब जो पास्ट चेंज हुआ
उससे क्या हुआ। तो पुलिस को कॉल कर देने के बाद एशले कार को फॉलो करती है। वो एक बहुत बड़े गोडाउन में जाता है। एशले वहां छुप कर देखती है तो एक गैंग के लोग एशले के पिता यानी गैरेट को पकड़कर बुरी तरह पीट रहे होते हैं। एशले तुरंत जैक को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल फ्यूचर के जैक को कनेक्ट होता है। एशले उसे बताती कि जैसा आपने कहा मैंने 9/11 को कॉल किया और सब बता दिया, लेकिन जैसे मैंने पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन दी उसके तुरंत बाद ही मेरे पापा कहीं बाहर निकल गए। मैं उन्हें फॉलो करके आई तो एक गोडाउन में उन्हें कुछ लोग पीट रहे हैं। जैक उस गोडाउन की लोकेशन मांगता है तो एशले उस जगह का रास्ता भी बता देती है। फ्यूचर में दोस्तों जैक उसी गोडाउन की ओर निकलता है। एशले कहती है यहाँ तो ढेरों कार पार्क हुए हैं। जैक कहता है तुम सारे कार के नंबर्स नोट कर लो या फिर मुझे बताती जाओ, लेकिन तभी कनेक्शन कट हो जाता है। एक्चुअली एशले के फोन की बैटरी लो हो जाती है और वो दोबारा कॉल नहीं कर सकती, लेकिन वो एक टिश्यू पेपर पर वहाँ की कार्स के नंबर नोट करके उसे अपने बैग में रख लेती है। और फ्यूचर का जैक पास्ट की एशले के बताए हुए उस गोडाउन में पहुंच जाता है। तो वहां पर एक व्हाइट स्पोर्ट्स कार होती है जिसे पास्ट में एशले ने देखा था और जैक को बताया भी था उस व्हाइट स्पोर्ट्स कार के बारे में। अब जैक को शक हो जाता है कि शायद यही जॉर्ज की कार है। जैक उस कार का नंबर बॉबी को बताता है और कार के ओनर का पता लगाने को कह देता है। अब दोस्तों पास्ट में उस गैंग के कुछ लोग एशले को वहां देख लेते हैं तो वो उसको पकड़ने जाते हैं और वो तेजी से भागती है। बिल्कुल उसी तरह फ्यूचर में जैक को उस गोडाउन के कुछ लोग देख लेते हैं और वो उसे शूट करने लगते हैं और इस बार भी जैक के पेट में गोली लग जाती है। फिर जैक जैसे तैसे उनसे बचकर आ जाता है। पास्ट में एशले भी गोडाउन से बचकर एक नदी के पास आती है और नदी पार करते करते उसका बैग गिर जाता है और एशले को चेस कर रहे उस गैंग का एक आदमी एशले के उस गीले बैग को उठाता है। अब फ्यूचर का जैक अपने पेट पे पट्टी बांध देता है जहां उसे गोली लगी है वहां पे। फिर से आता है एशले का कॉल तो जैक पूछता है बेटा तुम हो कहाँ पे। वो कहते हैं कि मैं उसी रेस्टोरेंट में हूँ जहाँ हम अक्सर जाते थे। तो जैक कहता है तुम वहीं पे रुको मैं वहां आ रहा हूँ। कहकर जैक भी उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। वो पूछता है कि तुमने उस गोडाउन में खड़ी कार्स के नंबर्स नोट किए थे क्या। कहती है हाँ चाचू, मैंने एक टिश्यू पेपर पे लिखकर उसे अपने बैग में रखा था, लेकिन रास्ते में मेरा बैग कहीं गिर गया। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है, क्योंकि अगर एशले का बैग रास्ते में कहीं खो गया था तो फिर वो बैग एशले के घर में कैसे पहुंचा। पुलिस को वो गीला बैग क्राइम सीन पे जो मिला था, मतलब कुछ गड़बड़ी है दोस्तों। एशले कह रही है वो बैग खो गया था रास्ते में और पुलिस ने बोला वो बैग घर में मिला। जैक पूछता है तुम्हारा बैग भीगा कैसे। तो एशले कहती है लेकिन आप कैसे जानते हैं कि वो बैग भीग गया था, आप तो वहां थे नहीं। तो जैक कहता है बेटा पहले तुम ये बताओ तुम्हारा बैग कैसे भीगा, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तो एशले कहती है कि मैं एक नदी पार कर रही थी तो मेरा बैग नदी के पानी में गिरा और उसके पीछे एक आदमी ने उसे उठा लिया था। अब आप बताइए आपको बैग के बारे में कैसे पता चला कि वो भीगा हुआ था। तो फ्यूचर का जैक उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। कहता है मैं रेस्टोरेंट आ चुका हूँ। अरे मजाक मत करो चाचू, मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, आप यहाँ नहीं है। वो इसीलिए एशले क्योंकि तुम पास्ट में हो और मैं 2 हफ्ते फ्यूचर में हूँ। प्लीज चाचू प्लीज ये ड्रामा बंद करो और सच बताओ आप कहाँ हो। देखो मैं ड्रामा नहीं कर रहा एशले, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हारे पास एक जार में रंग बिरंगे बबल गम्स होंगे, उनमें से कोई भी कलर निकाल कर तुम चबा लो और जिस टेबल पर बैठी हो उसके नीचे चिपका दो। फिर मुझे बताओ तुम किस टेबल पे हो। एशले वैसा ही करती है। फ्यूचर में उसी टेबल पे जाके जैक उस बबल गम को निकालता है और एशले को बताता है कि तुमने रेड कलर का बबल गम चिपकाया है, राइट। सुनकर एशले दंग रह जाती है, पूछती क्या सच में आप फ्यूचर से बोल रहे हो। तो एक काम करिए ना, फ्यूचर की एशले को फोन दीजिए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। इस पर जैक बड़ा उदास हो जाता है। कहता है बेटा तुम्हारे पापा का एक खतरनाक ड्रग माफिया के साथ ताल्लुकात है। वो लोग तुम्हें, गैरेट और सुजैन को बहुत ही बेरहमी से मार डालेंगे और अभी के टाइम पे तुम मरी हुई हो। फ्यूचर में अभी तुम हो नहीं मेरे पास, तुम मर चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। तो एशले उदास हो जाती कि मैं मरने वाली हूँ क्या चाचू। देखो बेटा तुम नहीं मरोगी, तुम मेरे साथ बात करते जाओ, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अगर तुम मेरा कहा मानोगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी मौत को रोक सकते हैं। तुम वापस घर मत जाओ, मैं तुम्हें अपने पार्टनर बॉबी का नंबर देता हूँ, तुम उससे कॉल करो, वो तुम्हें सेफ जगह पे लेके जाएगा। और बिल्कुल भी डरना मत, तुम्हारे चाचू तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। मैं जानती हूँ चाचू आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ पे आपका प्रेजेंस फील कर पा रही हूँ लेकिन देख नहीं पा रही। दोनों अलग अलग टाइमलाइंस में हैं, लेकिन हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। दोस्तों इनके बीच वक्त की दूरी जो है, खैर जैक सीधे अपने ऑफिस जाता है और वहाँ एविडेंस रूम में जाकर वो एशले का बैग निकालता है। तभी वहाँ पे बॉबी और हॉवर्ड आ जाते हैं और वो जैक को डांटते हैं कि तुम्हारे पेट से खून बह रहा है यार, तुम हॉस्पिटल जाने के बजाय क्यों लगे हुए हो यहाँ पे। जैक कहता है एशले का बैग पानी में गिर गया था और वो उसे वहीं पर छोड़ गई थी। फिर ये बैग समझ नहीं आ रहा क्राइम सीन पर कैसे पहुंचा। जरूर किसी ने उसे लाकर क्राइम सीन पर रखा था और उस बैग में उसने उन कातिलों के कार नंबर्स नोट करके रखे थे, तो शायद वो इसी में होंगे। कहकर वो बैग से एक टिश्यू पेपर निकालता है, लेकिन पानी में भीगने की वजह से सारे नंबर्स मिट चुके थे। अब जैक परेशान हो जाता है कि कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। हॉवर्ड को बड़ा गुस्सा आता है, पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एशले ने इस बैग को पानी में छोड़ दिया था और किसी और ने
इसे क्राइम सीन पे रख दिया। बताओ जरा, और तो और तुमसे किसने कह दिया कि इस बैग में उन गैंगस्टर्स के कार नंबर्स लिखे हुए थे? तो जैक खामोश रहता है क्योंकि वो इनको बता तो नहीं सकता ना कि वो पास्ट में बातें कर रहा है एशले से। अगर जैक इनको बताएगा भी तो ये लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे और जैक को समझेंगे पागल। अब जैक की चुप्पी देखकर हॉवर्ड को बड़ा गुस्सा आता है। वो बॉबी से कहता है कि जैक फिलहाल इस डिपार्टमेंट में काम करने लायक नहीं है, उससे कहो कि वो वापस अपना बैज गन सब सरेंडर कर दे, उसे मैं सस्पेंड करता हूँ। बॉबी कहता है कि सर, कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जैक ने मुझे एक कार नंबर देकर उसे ट्रेस करने को कहा था, मैंने उसे ट्रेस भी किया। वो हमारे ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की कार का नंबर है, उसका नाम है ली, और मुझे तो लगता है कि वो ली ही जॉर्ज है। इस पर हॉवर्ड और जैक दोनों ही शॉक, और फिर तीनों बाहर जाकर इस बारे में बात करते हैं। वो जैक को बताते हैं कि आज तक हम जॉर्ज का पता नहीं लगा सके क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी है, लेकिन तुम्हारी फाइंडिंग से पता चला है कि वो ली ही जॉर्ज है। मतलब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अभी शक है, और इस बात को कंफर्म करने के लिए हम उसके गैंग के एक आदमी से मिलने जाएंगे जो कि हमारा ही खुफिया है। उस खुफिया से मिलने के लिए ये लोग दूर दराज के एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, पास्ट में एशले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है। अब उसके पास जाने के लिए जगह नहीं होती, इसीलिए जैसा जैक ने कहा था, वो जैक के पार्टनर बॉबी को कॉल करती है और वो भी एशले को लेने आ जाता है। एशले उसको सारी बातें बताती है, लेकिन टाइम ट्रेवल वाली बात को उसे नहीं बताती। वो बॉबी से कहती है, आप मेरे चाचू को कुछ मत बताना प्लीज, असल में मेरे पापा का किसी ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन है और ढेर सारा नशीला पदार्थ हमारे घर में रखा हुआ था। तो इस तरह वो उसको बताती है, और यहाँ फ्यूचर में जैक, बॉबी और हॉवर्ड उस सुनसान जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही बॉबी झट से गन निकालकर हॉवर्ड को शूट कर देता है। और यहाँ पर दोस्तों, स्वागत है आपका एक बढ़िया से ट्विस्ट में। असल में जॉर्ज कोई और नहीं, ये जैक का पार्टनर बॉबी है। बॉबी डिपार्टमेंट के कुछ करप्ट ऑफिसर्स और कुछ गुंडों का एक गैंग बनाकर नशीले पदार्थ का बिजनेस चला रहा है, और गैरेट, सुजैन और एशले का कत्ल भी इसी ने किया। ये सब अब जैक को पता चल जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जैक खुद बॉबी के हाथों फंस चुका है। और तो और दोस्तों, पास्ट में बॉबी को भला आदमी समझकर एशले उसके साथ जा रही है। वो एशले को सीधे उसी के घर छोड़ने जाता है और वहाँ एशले और उसके परिवार को घर में बंद करके उन सभी को शूट करने की कोशिश करता है। एशले बहुत ही डर जाती है। गैरेट पूछता है, ये कि क्या कर रहे हो बॉबी? बॉबी कहता है कि 9/11 को जिस लड़की ने कॉल करके नशीले पदार्थ के बारे में बताया था वो कोई और नहीं, तुम्हारी लाडली बेटी है। अच्छा हुआ उस वक्त मैंने कॉल उठाया और मैंने तुम्हें फंसाने से बचा लिया, अगर तुम फंस जाते तो हम सब फंस जाते। अब बताओ, तुम्हारी बेटी को इतनी डिटेल में ये सारी बातें किसने बताई? तुम्हारे अलावा और कौन उसको ये सब बता सकता है ना? तो तुम ही हुए धोखेबाज। गैरेट कहता है, नहीं नहीं प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो फिर एशले को कैसे पता चला कि नशीला पदार्थ एग्जैक्टली तुम्हारे बेड के नीचे है? मेरा नमक खाकर मुझसे गद्दारी करते हो गैरेट। ये कहकर वो गैरेट को शूट करके मार डालता है। दोस्तों, एशले और सुजैन बचकर भागती है तो वो शॉर्ट गन से शूट करता है तो दरवाजे पे बड़ा सा होल बन जाता है। इसी बीच फ्यूचर में बॉबी जैक से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि एशले का बैग मेरे एक आदमी को मिला था और उसे हम ही एशले के घर में डालकर गए थे? कैसे पता चला? उस बैग के अंदर तो कोई जीपीएस डिवाइस भी नहीं था, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जरूर कोई तीसरा है जो ये सब जानता है और तुम्हें वो खबर दे रहा है। बताओ कौन है वो? तुम्हारा खात्मा तो पहले करूंगा, अगला नंबर उसी का होगा। बताओ कौन है वो? तो जैक कहता है, वो कोई और नहीं एशले है। और बॉबी चिढ़ जाता है कि उसे तो मैंने अपने हाथों से मार डाला था, वो तुम्हें कैसे बता सकती है? जैक कहता है, क्योंकि ना वो पास्ट से मुझे कॉल कर रही है। और बॉबी यहाँ पे हंसता है कि या तो तुम पागल हो या फिर मुझे बना रहे हो। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप बता दो कौन है वो तुम्हारा साथी। इसी बीच पास्ट में दिखाते हैं कि बॉबी ने सुजैन का भी कत्ल कर दिया और अब वो एशले के पीछे पड़ा हुआ है। एशले अपने कमरे में होती है, वो खिड़की का ग्लास तोड़कर बाहर कूद जाती है और भागने भी लगती है। बॉबी उसका पीछा करता है तो एक सेफ जगह पे पहुंचकर वो जैक को करती है कॉल, जो कि फ्यूचर के जैक को हो जाता है कनेक्टेड। अब जैक जो फ्यूचर में मरने की हालत में है, वो बॉबी को अपना फोन दिखाता है कि देखो एशले कॉल कर रही है, पर बॉबी तो अड़ा रहता है कि एशले तो मर चुकी है। जैक कॉल को अटेंड करके लाउड स्पीकर पे डालता है। एशले डरी सहमी कहती है कि चाचू, वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे पीछे आ रहा है वो, वही आपका दोस्त बॉबी। ये सुनकर बॉबी बौखला जाता है कि ये क्या चल रहा है। जैक कॉल पे कहता है कि एशले में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, अगर मुझे कोई बचा सकती हो तो वो हो तुम। सबसे पहले तुम्हें खुद को बचाना होगा और पास्ट में ही बॉबी को खत्म करना होगा। अगर वो पास्ट में मर जाएगा तो मेरा पूरा टाइमलाइन गायब हो जाएगा और फ्यूचर में मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसमें मैं नहीं रहूंगा, मेरा दुख दर्द सब मिट जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम जिंदा रहोगी, मेरे लिए वही बहुत है। तो बॉबी चिढ़कर जैक के हाथ में शूट कर देता है और जैक दर्द के मारे चीखता रहता है। उसकी चीखें सुनकर एशले परेशान हो जाती है और फैसला करती है कि मुझे कैसे भी करके इस बॉबी को मारना होगा। वो तुरंत अपने टाइमलाइन के यानी कि पास्ट के जैक से मदद मांगने के लिए घर जाती है उसके। एशले जैक को पुकारने लग जाती है, वो भी बाहर आता है। इतने में बॉबी भी
एशले का पीछा करते करते वहाँ पे आ जाता है। जैक पूछता है, बॉबी तुम एशले का पीछा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? तो बॉबी कहता है कि यार क्या करता, मेरी असलियत दुनिया को पता ना चल जाए, इसीलिए मुझे तुम्हारे भाई और उसकी वाइफ को जान से मारना पड़ा। बची है तो सिर्फ एशले, इसे मारने आया था लेकिन तुम बीच में आ गए और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं यार, मुझे तेरी भी जान लेनी पड़ेगी। इस तरह वो दोस्ती के हिसाब से बात करता है। लेकिन जैक को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती, क्योंकि जैक को नहीं पता ना बॉबी कौन है। वो सोच में पड़ जाता है कि बॉबी किस तरह का वाहियात मजाक कर रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो एशले जैक को बताती कि चाचू मेरी बात ध्यान से सुनिए, फ्यूचर में आप मौत से लड़ रहे हैं, अगर फ्यूचर में आपको बचाना है तो यहाँ इस बॉबी को मरना पड़ेगा। और जैक की फिर से दिमाग खराब, समझ नहीं आता कुछ भी, लेकिन उसे एशले पे पूरा भरोसा है दोस्तों कि वो कभी कुछ गलत नहीं कहेगी, जरूर इन सब की कोई वजह होगी। यही सोचकर वो झट से अपनी गन निकालकर बॉबी को शूट कर देता है। स्पॉट पे मर जाता है बॉबी और पास्ट में बॉबी के मर जाने से पूरा टाइमलाइन बदल जाता है। फ्यूचर में उस जगह पे ना जैक होता है ना ही बॉबी, अब पास्ट प्रेजेंट में बदल गया दोस्तों। इस बदले हुए प्रेजेंट में जैक को टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो भाग कर आता है और एशले को सीने से लगाकर कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। तो दोस्तों अब अगर कोई इस टाइम ट्रेवल के बारे में जानती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एशले, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन पास्ट के एशले का फोन फ्यूचर के जैक से कैसे कनेक्ट हो रहा था ये मत पूछना यार प्लीज, इसी वजह से तो मूवी बनी है, डायरेक्टर ने कुछ दिखाया ही नहीं। कुछ टाइम ट्रेवल मूवीज में इस तरह के पास्ट फ्यूचर कनेक्शन का रीजन बताया जाता है, जैसे कि बिजली गिरी, उसका सिर से कॉल फ्यूचर में कनेक्ट हुआ, या फिर कोई और वजह बताई जाती है। लेकिन इस मूवी में ऐसा कोई रीजन दिखाई नहीं गया। इस कमी को अगर एक साइड में रख लो तो मूवी तो ठीक ठाक थी ना, मजा आ गया ना। वेल लगा नहीं था यार मुझे कि वो बॉबी होगा, आपको भी नहीं लगा होगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।